Hello everyone, welcome back to the channel. I am Aryush, second year MBBS student at GMC जम्मू। तो यार मैं ना पिछले हफ्ते स्ट्रेंजर थिंग्स 2 देख रहा था और वहां पर एक रेफरेंस आया फिनियस गेज का, जिसको उन्होंने मेंशन किया एज वन ऑफ द बिगेस्ट क्यूरियोसिटीज ऑफ मेडिकल साइंस। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में थोड़ा पढ़ा जाए, थोड़ा डिस्कवर किया जाए इस केस को। और ये केस काफी इंटरेस्टिंग था। अगर आप एक मेडिकल के स्टूडेंट नहीं भी हो ना तो भी आपको ये केस काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो इसी केस के बारे में डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। और इससे पहले तुम लोग मेरे को गाली देना शुरू करो कि मैंने अनुज पटेल को कॉपी करा है उनकी केस फाइल सीरीज को। तो देखो, मैं इंस्पायर उसी सीरीज से हुआ हूँ। उसी का मैं 3rd एपिसोड देख रहा था जब मुझे लगा कि मैं भी ऐसा कुछ बना सकता हूँ। इस केस को मैंने 1-2 दिन पहले ही थोड़ा सा पढ़ा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो हाँ, मैं इंस्पायर उनसे जरूर हुआ हूँ, लेकिन यार इस वीडियो में तो मेरी अपनी मेहनत लगी है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यार ये बात है 13 सितंबर 1848 की, जब एक विलेज था केवेंडिश नाम से, जिसके साउथ में एक रेल रोड कंस्ट्रक्ट हो रही थी और वहीं पर मिस्टर फिनियस गेज जो थे वो काम कर रहे थे। अब वहां पे उस टाइम पे उनको जब रॉक्स जो थी उनको हटाना होता था रास्ते से, तो वो सबसे पहले उसके अंदर एक होल ड्रिल करते थे और फिर उसके बाद, मतलब ड्रिल नहीं करते थे पर जिस तरह से भी एक होल बनाते थे, और फिर उसके बाद उसके अंदर एक एक्सप्लोजिव पाउडर फिल कर देते थे, उसके ऊपर क्ले लगाते थे और उसके ऊपर एक आयरन का बार वो लगा देते थे, ताकि जब ब्लास्ट हो तो वो जितने भी एक्सप्लोजिव एनर्जी है वो सारी रॉक्स के अंदर चली जाए। ऊपर से वो उसको आयरन रॉड और क्ले से ब्लॉक करे होते थे। तो यही कुछ 4:30 बजे की अराउंड की बात है, जब जो मिस्टर फिनियस गेज थे वो ऐसी एक रॉक के पास खड़े थे और उस वक्त उनको किसी ने शायद पीछे से बुलाया, जिसे वो जब पीछे मुड़े तो उनका सर जो था वो किसी वजह से उस रॉड के ना पैरेलल, मतलब बिल्कुल लाइन में आ गया, उसके एक्सिस के अलोंग आ गया। और उस दिन अनफॉर्चुनेटली शायद से वो वहां पर सैंड डालना या वो जो क्ले डालना, जिसकी वजह से वो एक्सप्लोजिव एनर्जी को नीचे की तरफ डायरेक्ट करते थे, वो डालना भूल गए थे, जिसकी वजह से जब एक्सप्लोजन हुआ तो इंस्टेड की वो जितनी भी एनर्जी थी वो रॉक्स के अंदर जाती, वो जो आयरन बार था वो उसके अंदर गई और वो आयरन बार जो था वो थ्रस्ट कर गया और वो जो फिनियस गेज थे उनके लोअर जॉ को पियर्स कर गया। उस आयरन रॉड ने उनके लेफ्ट चीक बोन को भी डैमेज करा और उनके स्कल को भी पियर्स करता हुआ जहां वो खड़े थे उस जगह से कुछ 25 मीटर दूर जाकर के गिरा और वो पूरी तरह से ब्लड में सोक था और ब्रेन के कुछ डैमेज पार्ट्स भी उसके ऊपर थे। जैसे ही ये हुआ तो मिस्टर गेज जो थे वो अपनी बैक के तरफ मतलब गिर गए और उनके आर्म्स और लेग्स में कुछ कन्वल्जन्स आए, जिसके थोड़ी देर बाद वो बात तो कर पा रहे थे और चल भी पा रहे थे और थोड़ी असिस्टेंस के साथ वो एक कार्ट के अंदर बैठे, एक ऑक्स कार्ट अपेरेंटली, और वहां से वो अपने घर की तरफ जाने लगे, जो कि आपको मैप में दिख सकता है, मार्क किया हुआ है, फ्रॉम एक्सीडेंट साइट टू द होम, जो कि अराउंड 1.2 किलोमीटर दूर था। और फिर जब वो वहां पर पहुंचे तो उसके अराउंड 30 मिनट्स बाद जो उनके ऑपरेटिंग सर्जन थे जिन्होंने आगे जाके उनकी सर्जरी करी, डॉक्टर एडवर्ड एच विलियम्स, वो वहां पर पहुंचे और आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया। मैं आपको उन्हीं के वर्ड्स में बताता हूँ। When I drove up, he said, "Doctor, here is business enough for you. I first noticed the wound upon the head before I alighted from my carriage, the pulsations of the brain being very distinct. The top of the head appeared somewhat like an inverted funnel, as if some wedge-shaped body had passed through it below upward." Mr. Gage, during the time I was examining his wound, was relating the manner in which he was injured to the bystanders. I did not believe Mr. Gage's statement, as I thought that he was being deceived. Mr. Gage persisted in saying that the bar went through his head. Mr. G got up and vomited. The effort of the vomiting pressed out about half a teacupful of the brain, which fell up upon the floor. उसके बाद 6 बजे के आसपास डॉक्टर हार्लो जो थे उन्होंने फिनियस गेज का ट्रीटमेंट शुरू किया और यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले तो उनके स्कल के अराउंड जो भी बाल वगैरह थे उनको शेव करा और उसके बाद उन्होंने उनके जो वूंड था वहां से कुछ बोन के फ्रैगमेंट्स रिमूव करे, थोड़ा सा ब्रेन का पार्ट था उसको रिमूव करा और इसके अलावा वहां पर कोगुलेटेड ब्लड भी था जिसको भी उन्होंने रिमूव किया। इसके बाद उन्होंने जितना भी वूंड था उसको बैंडेज से कवर कर दिया, थोड़ा सा लूजली उसको कुछ रीजन में रहने दिया ताकि वो ड्रेन कर सकें कुछ भी एक्सेस फ्लूइड को, और जो चीक बोन का वूंड था उसको भी उन्होंने सिमिलर तरीके से ट्रीट कर ड्रेस किया। अब यहाँ पे जो फिनियस गेज थे, मिस्टर फिनियस गेज थे, वो काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे कि वो काफी जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो उनकी रिकवरी थी वो काफी लंबी, काफी
इवेंटफुल होने वाली थी, काफ़ी उतार चढ़ाव से भरी होने वाली थी और काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाली थी। उस दिन शाम को उन्होंने अपने अंकल और अपनी मदर को पहचान लिया, जो कि अराउंड 50 किलोमीटर्स दूर से उनके पास आए। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने फ्रेंड्स को भी नहीं पहचान पा रहे थे और कहीं ना कहीं उनके जो मेंटल सेंसेस थे वो भी इम्पेयर्ड लग रहे थे। इसके बाद वो 3 से 4 दिन के बाद अपने फ्रेंड्स को भी रिकॉग्नाइज करने लगे, फिर से रैशनल हो गए। और यहाँ पे जो डॉक्टर हार्लो थे उनको लगा कि अब जो रिकवरी है वो काफ़ी तेज़ होने वाली है, काफ़ी जल्दी से मिस्टर फिनियस जो है वो रिकवर करने वाले। लेकिन ये जो इम्प्रूवमेंट थी जो कि 1 हफ्ते के अंदर हुई थी वो काफ़ी शॉर्ट लिव्ड थी। 12 दिन के बाद जो मिस्टर फिनियस गेज थे वो सेमी कोमाटोज स्टेट में थे और सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे रहे थे। उसके बाद उनकी जो कंडीशन थी वो 13 डे पर और ज़्यादा वो वीक होते गए और ज़्यादा उनकी कंडीशन बिगड़ती गई। 14th डे पे जो उनके माउथ से और जो उनका वूंड था वहाँ से काफ़ी बुरी स्मेल आ रही थी। जो भी वहाँ से सिक्रीशंस थी या जो भी वहाँ से फ्लूइड निकल रहा था वो काफ़ी बुरी स्मेल वाला था। अब ऐसे में उनका जो बिल्कुल उनकी एनर्जी जो थी वो कम हो गई थी। वो न्यूट्रिशनल डाइट भी नहीं ले पा रहे थे। जब तक उनसे बात नहीं की जा रही थी वो बात नहीं कर रहे थे और उनका जो कोमाटोज स्टेट थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ऐसे में जो उनके रिलेटिव्स थे और जो उनके अटेंडेंट्स थे वो तो बस यही मानकर चल रहे थे कि अब किसी भी वक्त जो फिनियस गेज है उनकी डेथ की खबर हमारे पास आ जाएगी। कॉफिन को भी तैयार कर चुके थे। अब ऐसे में यहाँ पे डॉक्टर हार्लो थे जो कि फिनियस गेज की डेथ और लाइफ के बीच में थे। यहाँ पर जो डॉक्टर हार्लो थे उन्होंने फिनियस गेज का जो वूंड था वहाँ पर देखा कि एक फंजाई ग्रो कर रहा है और उसको उन्होंने रिमूव किया और इसके साथ ही उन्होंने स्कैल्पल से मसल्स को भी थोड़ा जो है खोला आप कह सकते हो और वहाँ से उन्होंने अराउंड 250 ml ऑफ पस जो था उसको वहाँ से निकाला। अब यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो फिनियस गेज थे वो काफ़ी ज़्यादा लकी थे कि उन्हें एक डॉक्टर हार्लो जैसा सर्जन मिला, क्योंकि बैक इन 1848 काफ़ी कम सर्जन थे जिनको ब्रेन सर्जरी का एक्सपीरियंस था। उसके बाद अराउंड 10 दिन के बाद जब उन्होंने पूरी पस वगैरह रिमूव कर दी तो फिर से जो इम्प्रूवमेंट थी वो होने लगी। जो फिनियस गेज थे वो अपने पैरों पे खड़े हो पाए। 1 मंथ के बाद वो सीढ़ियां भी चढ़ने लगे, ऊपर नीचे जाने लगे और अराउंड 25 नवंबर को जब 10 वीक्स हो गए थे उनकी इंजरी को, तो तब वो जो थे पहली बार अपने पेरेंट्स के घर पर गए जो कि लेबनन न्यू हैम्पशायर में था और वहाँ पे उनको एक क्लोज कैरेज में लेकर जाया गया जो कि अपेरेंटली जो मेंटली इल पेशेंट्स होते थे या जिनको इंसेन समझा जाता था उनके ट्रैवलिंग के लिए यूज़ किया जाता था। और इसके बाद जो फिनियस गेज थे वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ जो थे उसको गेन करते गए और जब दिसंबर आया तो दिसंबर में वो मेंटली और फिजिकली काफ़ी बेटर हो चुके थे। फरवरी 1849 में वो हॉर्सेस के साथ और कैटल्स के साथ भी काम कर सकते थे और अगस्त में अराउंड या फिर जब प्लोइंग का सीजन था तो भी वो फील्ड में काम कर रहे थे। अराउंड जो नॉर्मल इंसान कर सकता है उसका हाफ काम वो कर रहे थे। तो यहाँ पर उन्होंने काफ़ी जल्दी रिकवर कर लिया था। और उसके बाद जो आने वाले साल थे वहां पर फिनियस गेज जो थे वो ऑन एंड ऑफ अलग अलग जगह पर काम करते रहे। वो जो अपने रेल रोड पे काम करते थे वहां पर तो वो अपनी पोजीशन को रिक्लेम नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने काफी और अलग अलग जगह पर काम किया। अब यहाँ पर अराउंड 1859 में 1859 में उनकी जो कंडीशन थी वो फिर से खराब होने लगी। वो जो थे वो फिर से उनकी वीकनेस जो थी वो वीक होते जा रहे थे और उनका जो काम था वो भी उनसे नहीं हो पा रहा था। फरवरी 1860 में उनको एपिलेप्टिक सीजर्स आने लगे। उनकी जॉब जो थी वो भी चली गई और उनकी जो सीजर्स की फ्रीक्वेंसी थी वो भी बढ़ती गई। 1860 को जो गेज थे उन्होंने सेंट क्लैरा जहाँ पर वो रहते थे वहाँ से वो अपनी मदर के घर चले गए और 5 AM और 5 AM इन द मॉर्निंग 20th मई को उनको एक काफ़ी सिवियर कन्वर्जन हुआ। ये जो कन्वर्जन था ये आगे जा कर के और उनको 2-3 बार कन्वर्जन इसी तरह से हुए उसी दिन आगे दिन में और उसी रात में, और लेट 21 मई को 1860 में उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद जो उनका स्कल था वो स्टडीज के लिए डॉक्टर हार्लो को ही दे दिया गया और डॉक्टर हार्लो को इसके साथ उनका आयरन रॉड भी दिया गया। ये जो आयरन रॉड था ये फिनियस गेज ने वॉरेन म्यूजियम में सबमिट करा दिया था, वॉरेन एनाटॉमिकल म्यूजियम में, लेकिन 1 साल के बाद उन्होंने उसको फिर से रिक्लेम करा, उन्होंने उसे वापस ले लिया और उसको एज अ कॉन्स्टेंट कंपेनियन रखा अपने साथ फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, जो कि उनको रिमाइंड कराता रहा कि किस तरह वो मौत के मुंह से वापस आए थे।
तो वो आयरन रॉड और उनका जो स्कल था वो डॉक्टर हार्लो को दे दिया गया, और डॉक्टर हार्लो ने वो आयरन रॉड और वो जो स्कल अपनी स्टडी के लिए यूज किया, और उसके बाद उन्होंने भी उसे फिर से वॉरेन म्यूजियम में सबमिट करा दिया, जो कि इवन आज तक वहां पर डिस्प्ले में है। उस टाइम पे जो मेडिकल फ्रेटर्निटी थी उसने इस केस को उतने अच्छे से रिसीव नहीं किया था इन अ पॉजिटिव वे। उन्हें लगता था कि बस ये काइंड ऑफ अ स्टोरी है जो कि बस ऐसे फैल रही है, वरना कैसे एक ऐसा इंसान जिसके स्कल को आयरन रॉड ने पियर्स कर दिया हो वो जिंदा बच सकता है और इवन आगे एक नॉर्मल नियर नॉर्मल लाइफ जी सकता है। लेकिन ये जो केस था इसने काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस डाला 19th सेंचुरी की मेडिकल साइंस के ऊपर, और इसे इवन आज भी कंसीडर किया जाता है as one of the greatest medical curiosities of all time। तो ये जो केस था फिनियस गेज का, जिसको आगे चल के अमेरिकन क्रोबार केस के नाम से भी जाना गया, ये अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग और काफी बड़ा केस था, जिसको इवन आज एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्यूरोसिटीज ऑफ मेडिकल साइंस कंसीडर करा जाता है। ये केस था जहां पर न्यूरोलॉजी, न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी एक साथ कन्वर्ज करे और लोगों ने स्टडी किया या डॉक्टर्स ने स्टडी किया कि किस तरह ब्रेन एज अ होल तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसके अलग अलग जो रीजन्स हैं, क्योंकि अपेरेंटली लेफ्ट फ्रंटल लोब जो था वो डैमेज हुआ था फिनियस गेज का, तो यहाँ पर अलग अलग जो रीजन्स हैं वो क्या क्या चीजें जो हैं इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग में। एंड इवन आज भी इस केस को वन ऑफ द लिविंग फोकलोर्स ऑफ मेडिकल साइंस माना जाता है। तो यार ये था केस फिनियस गेज का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की काफी सारी वीडियोस, व्लॉग्स, तुम्हें कुछ काइंड ऑफ कॉमेडी वीडियोस और इसी तरह की केस स्टडीज भी देखने को मिलेंगी इस चैनल पे। और जितने भी तुम्हारे मेडिको नॉन मेडिको दोस्त हैं उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करो। और यार व्यूज थोड़े कम आ रहे हैं, व्यूज बढ़ाओ। इस वीडियो पर भी एम करेंगे 100 लाइक्स का। अगर 100 लाइक्स आ जाते हैं तो नेक्स्ट केस फाइल वीडियो शायद जल्दी आ जाएगी। इसी के साथ गाइस पीस आउट।